खबरों की माने तो केंद्र सरकार आने वाले मॉनसून सत्र में 5 अगस्त को ला सकती है यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल, समान नागरिक संहिता का कानून। क्या है यूनिफॉर्म सिविल कोड, क्या है इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और क्यों होती है इस पर जमकर राजनीति, आज हम इसे जानने और समझने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज की चर्चा में हम बात करेंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड की। अभी हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि अब जबकि धर्म, जाति, समुदाय की सामाजिक रूढ़ियाँ टूट रही हैं, ऐसे में समय आ गया है कि संविधान के अनुच्छेद 44 के आलोक में समान नागरिक संहिता बनाने के तरफ कदम उठाए जाएं। सत्यप्रकाश मीणा वर्सेज अलका मीणा के केस में सत्यप्रकाश मीणा ने दिल्ली हाई कोर्ट में यह याचिका प्रस्तुत की थी। इस याचिका में सत्यप्रकाश मीणा ने पारिवारिक न्यायालय के उस फैसले को चुनौती दी थी जिसमें पारिवारिक न्यायालय ने उनकी पत्नी अलका मीणा का तर्क मानते हुए उनकी पारिवारिक न्यायालय में जो चल रहा डिवोर्स का केस था उसको खारिज कर दिया और पारिवारिक न्यायालय ने उनकी पत्नी अलका मीणा का तर्क मानते हुए यह ऑब्जर्वेशन दिया कि चूँकि मीणा जो ट्राइब है वो संविधान के नोटिफाइड शेड्यूल ट्राइब में लिस्टेड है, इसलिए उसका मुकदमा पारिवारिक न्यायालय में नहीं चलाया जा सकता। सत्यप्रकाश मीणा ने पारिवारिक न्यायालय के इस फैसले को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी और उन्होंने इसमें कहा कि हमारा जो विवाह हुआ था वो हिंदू रीति रिवाज के अनुसार हुआ था एवं उसके बाद हमने भी अपना जीवन हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से ही जीवन यापन किया है, इसलिए मेरी याचिका मेंटेनेबल होनी चाहिए। दिल्ली हाई कोर्ट ने सत्यप्रकाश मीणा की यह पिटीशन को स्वीकार किया और फैमिली कोर्ट को यह केस रिमांड कर दिया कि वह इसमें आगे की कार्रवाई करे। दिल्ली हाई कोर्ट की जस्टिस प्रतिभा एम सिंह ने 1985 के बहुचर्चित केस शाहबानो का हवाला देते हुए यह कहा कि आज 3 दशक बीत गए हैं, परंतु उस केस में जो सुप्रीम कोर्ट ने दिशा निर्देश जारी किए थे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की आवश्यकता है और उसे केंद्र सरकार को बनाने के लिए प्रयास करने चाहिए, उसको लेकर कोई गंभीर प्रयास आज तक नहीं किए गए हैं। आप सब जानते हैं कि 1985 के शाहबानो केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक मुस्लिम महिला की याचिका पर उसको मेंटेनेंस का अधिकार देते हुए उनके पति को ऑर्डर किया, उनके तलाकशुदा पति को ऑर्डर किया कि वह इस महिला को मेंटेनेंस दे। इसका जमकर विरोध हुआ, तमाम मुस्लिम संगठन सड़कों पर थे और उन्होंने यह कहा कि यह उनके धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप है। तब की राजीव गांधी सरकार दबाव में आ गई और उन्होंने पार्लियामेंट में कानून बनाकर इस फैसले को पलट दिया। इस केस में दिशा निर्देश जारी करते हुए माननीय उच्चतम न्यायालय ने देश की अखंडता के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड को आवश्यक बताया था। सत्यप्रकाश मीणा और अलका मीणा के केस में इस केस का जस्टिस प्रतिभा एम सिंह ने हवाला दिया और उस निर्देश का हवाला दिया। इसके साथ ही जस्टिस प्रतिभा एम सिंह ने अपने ऑर्डर की, अपने जजमेंट की एक कॉपी लॉ मिनिस्ट्री को भेजी है और उन्होंने यह कहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाने के तरफ सार्थक कदम उठाए जाने चाहिए। अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस S.A. बोबडे ने गोवा हाई कोर्ट की बिल्डिंग के उद्घाटन के मौके पर यह कहा था कि गोवा एक शाइनिंग एग्जाम्पल है जिसके पास पहले से ही यूनिफॉर्म सिविल कोड है। यूनिफॉर्म सिविल कोड का उल्लेख संविधान के भाग 4 के आर्टिकल 44 में है। आर्टिकल 44 अनुच्छेद 44 राज्य को उचित समय पर सभी धर्म, संप्रदाय और वर्गों के लिए एक समान नागरिक कानून, समान नागरिक संहिता जिसको यूनिफॉर्म सिविल कोड कहते हैं, बनाने के लिए निर्देश देता है। यहाँ यह कहना महत्वपूर्ण है कि आर्टिकल 44 संविधान के डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंतर्गत आता है, इसलिए राज्य पर यह बाध्यकारी नहीं है। यह एक निर्देशन है जिसको राज्य को उचित समय पर लागू करना है। तो क्या है यूनिफॉर्म सिविल कोड? यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब है कि देश के प्रत्येक नागरिक के लिए एक समान कानून। तो क्या हमारे देश में प्रत्येक नागरिक के लिए समान कानून नहीं है? यह कहना बिल्कुल गलत होगा। हमारे देश में क्रिमिनल लॉ सबके लिए एक ही हैं। उसी तरीके से सिविल लॉज में भी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट है और ऐसे कई सिविल कानून हैं, जैसे टैक्सेशन के लॉज हैं, टैक्स सबको समान रूप से देना है। इस तरह के कई कानून सबके लिए समान है, परंतु विवाह के, डिवोर्स के, उत्तराधिकार के, मेंटेनेंस के, दत्तक के, इस तरह के कानून सबके लिए समान नहीं हैं। वर्तमान सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के चुनाव के घोषणा पत्र में अन्य मुद्दों के अलावा 3 ज्वलंत मुद्दे हमेशा से रहे हैं।
एक थी आर्टिकल 370, दूसरा राम मंदिर और तीसरा यूनिफॉर्म सिविल कोड। अब राम मंदिर का निर्माण का मार्ग प्रशस्त हो चुका है, उसी तरीके से कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाई जा चुकी है। तो ऐसे में बहुत संभव है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपने इस तीसरे सबसे विवादित मुद्दे को भी इस सत्र में ही सॉल्व कर दे। यूनिफॉर्म सिविल कोड की मांग और यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध हमेशा से होता रहा है। मांग करने वाले यह तर्क देते हैं कि इससे समाज में समानता होगी, महिलाओं को समान दर्जा मिलेगा एवं धर्म के प्रश्रय में जो सामाजिक कुरीतियाँ हैं जिससे असमानता और भेदभाव फैली हुई हैं वो समाप्त होंगी। वहीं दूसरा पक्ष विशेषकर मुस्लिम समुदाय इसे अपने धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप बताते हैं तथा संविधान की अनुच्छेद 25 का हवाला देते हैं और कहते हैं कि इससे हमारी धार्मिक स्वतंत्रता को खतरा है, यह हमारे धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप है। संविधान सभा की एक डिबेट में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के शब्द, मैं यह बिल्कुल नहीं समझ पाता कि किसी भी धर्म को इतना बड़ा क्षेत्राधिकार कैसे दिया जा सकता है कि वह सामान्य जीवन को पूरी तरह से ढक ले और विधायिका को इसमें हस्तक्षेप करने से रोक दे। बाबा साहब आगे कहते हैं कि इस स्वतंत्रता के क्या मायने हैं। हमें यह स्वतंत्रता इसलिए मिली है कि हम समाज के तंत्र में सुधार कर सके और उसमें विद्यमान कुरीतियाँ जो कि भेदभाव और असमानता उत्पन्न करती हैं और हमारे मूलभूत अधिकारों से टकराती हैं, उनका उन्मूलन कर सके। आगे कहते हैं इसलिए यह ध्यान में लाना असंभव है कि कैसे पर्सनल लॉ को राज्य के क्षेत्राधिकार से बाहर रखा जा सकता है। जो बाबा साहब के विचार थे मेरे भी वही विचार हैं। बाबा साहब की फ़ोटो लगाकर राजनीति करने वाली पार्टियां जब यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध करती हैं तो उनका दोहरा चरित्र साफ झलकता है। तो भारत सरकार को भी जल्द से जल्द यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर आना चाहिए और इसे कानून की शक्ल देनी चाहिए। खबरों की माने तो ये 5 अगस्त को मानसून सत्र में हो सकता है। तो क्या हैं आपके विचार, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगली वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का क्या है इतिहास और कब से लेकर यह मुद्दा चर्चा में है। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।